नमस्कार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर वीडियो। और आज के समय एक बार फिर से मुझे लगता है भारत में ये डिबेट होनी चाहिए, क्या भारत को सच में एससीओ का मेंबर बने रहना चाहिए या इस ग्रुप से निकल जाना चाहिए, या एटलीस्ट भारत को इसमें अपना पार्टिसिपेशन थोड़ा कम कर देना चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं जिससे ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि लॉन्ग टर्म में एससीओ में रहना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और अभी ये हुआ है, जैसे कि आप जानते हो इस समय चाइना में एससीओ का समिट चालू है और इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट एज चाइना पाकिस्तान अवॉइड हार्ड लाइन ऑन टेरर। तो इस वजह से भारत ने रिफ्यूज़ कर दिया है जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा हम इसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एससीओ आखिर है क्या। तो देखिए, इसका पूरा नाम है द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में एससीओ। पहले इसे द शंघाई फाइव कहा जाता था। और ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 10 मेंबर्स। इसमें करेंटली मेंबर्स की बात करें तो चाइना है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये सब मेंबर्स हैं। 2001 में रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इन लोगों ने मिलकर इसे शुरू किया था। फिर बाद में 2017 में जो है इंडिया, पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। 2023 में ईरान इसमें आ गया था। उसके बाद बेलारूस पिछले साल 2024 में इसमें आ चुका है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है यहाँ का एक बना हुआ ग्रुप है। मेनली इसे अनऑफिशियली बोल सकते हैं, चाइना ही इस ग्रुप का लीडर है और चाइना ही एक तरह से डोमिनेट करता है। तो रिसेंटली आखिर इस पे बात क्यों हो रही है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो अभी इस समय चाइना में है। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वहाँ पे उनकी मीटिंग चालू है। और जो डॉक्यूमेंट निकलता है जिसमें तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं, उसमें भारत ने साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसमें पहलगाम अटैक को स्किप कर दिया गया है, जबकि उसमें बलूचिस्तान का मेंशन है। तो ये यहाँ पे इशू है और ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पहलगाम अटैक में जैसे आपको याद होगा 26 लोगों की मौत हो गई थी। और जहां पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट में बात किया था, इसे कंडेम किया था और भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट भी दिखाया था कि भारत के पास अपने आप को डिफेंड करने का, टेररिज्म के खिलाफ एक एक हक है, एक राइट है। वहीं ये एक ग्रुप है एससीओ, जहां पे जो जॉइंट स्टेटमेंट निकाला जाता है उसमें पहलगाम के ऊपर इतना बड़ा एक अटैक हो गया, उसे पूरी तरह से स्किप कर दिया गया, जबकि उसमें बलूचिस्तान को मेंशन किया गया है। और ये क्यों हो रहा है, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान एक ऑलरेडी मेंबर है जो कि चाइना के गोदी में बैठा रहता है। चाइना इस ग्रुप को लीड करता है, तो चाइना को कोई दिक्कत नहीं है ये करने में। लेकिन पहलगाम इशू जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, उसे यहाँ पे स्किप कर दिया गया। तो ऐसे में ये बात उठना बेहद ज़रूरी है कि क्या इस ग्रुप में रहना भारत के लिए किसी भी तरह से कहीं से भी बेनिफिशियल है। क्योंकि बार बार हमने ये देखा है ओवर द ईयर्स, जब भी ऐसा कोई इशू आता है, अगेन चाइना, पाकिस्तान ये लोग एक साइड हो जाते हैं और भारत का यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं से लॉस होता है। अब इससे ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे भारत को होना चाहिए या नहीं। शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, वो गोल्स अगर देखोगे तो आपको मोटा मोटा तौर पे समझ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग करते हैं कि कॉम्बैट टेररिज्म, कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करना। अब बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पाकिस्तान जैसा देश खुद घुसा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान जैसा एक रोग टेररिस्ट नेशन, जहां पे इनकी मिलिट्री के लोग टेररिस्ट के फ्यूनरल अटेंड करते हैं, वैसा एक देश जिस ग्रुप में है, वो देश कैसे टेररिज्म के खिलाफ बात करेगा, ये मेरे समझ के तो परे है। ऑन द अदर हैंड, चाइना लगातार टेररिज्म के मामले को लेकर पाकिस्तान को बैक करते हुए आया है। यूएन में जब भी पाकिस्तान में छुपे टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की बात आती है, तो चाइना अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उन टेररिस्ट को लगातार बचाते हुए आया है। ये ओवर द ईयर्स होते हुए आया है। तो जब ऐसे देश एक ग्रुप में है, वहां पे उनके गोल में ये लिखने का क्या लॉजिक है, ये मेरे समझ के परे है। दूसरी बात यहाँ सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा, खालिस्तान वाला मुद्दा भारत में बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बात उठ चुकी है कि खालिस्तानी इशू को लेकर खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, जो खालिस्तानी टेररिस्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्ट करने की बात अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के एमपीज ओपनली कर चुके हैं। तो जब एक देश का इतना सेंसिटिव एक इशू है, उसको लेके इस ग्रुप का ही एक मेंबर इस तरह से बिहेव करता है, तो फिर इसका क्या लॉजिक बनता है, मेरे समझ के परे है।
और दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का है, और पाकिस्तान से ज़्यादा रेडिकल इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कंट्री दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे में ऐसे एक पॉइंट का यहाँ पे लिखा जाना है या इस ग्रुप में होना, इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। फिर जो दूसरा पॉइंट है, एनहेंस कोऑपरेशन की बात आती है, तो यहाँ पे चाइना इस ग्रुप का मेंबर है, भारत इस ग्रुप का मेंबर है। भारत और चाइना के बीच में कैसा कोऑपरेशन बॉर्डर लाइन पे हो सकता है या होता है, ये हम सब जानते हैं। पहलगाम हो चुका है, अरुणाचल के पास क्या होता है हम सब जानते हैं। तो अगेन इट डजंट रियली मेक सेंस। फिर बात आती है मिलिट्री एक्सरसाइज की। पाकिस्तान चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या भारत और चाइना कभी मिलिट्री एक्सरसाइज साथ में करेंगे? कभी भारत या पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज साथ में करेंगे? नहीं करेंगे। और इस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज की बात करें तो वो चाइना और भारत है, तो वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता। फिर बात आती है साइबर सिक्योरिटी की। रिसेंटली आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनका फॉरेन मिनिस्टर ओपनली कह चुका है कि उन लोगों ने भारत पे साइबर अटैक करने की कोशिश की थी, भारत के जो डैम्स हैं उनको हैक करने की कोशिश की थी। पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए, ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये थी, हमारे बच्चों ने किए। तो जब इसी ग्रुप का एक मेंबर दूसरे मेंबर पे साइबर अटैक करने की बात करता है, तो कैसे इसमें साइबर सिक्योरिटी पे काम हो सकता है? इट डजंट रियली मेक सेंस। उसके बाद फिर बात आती है ऑपरेट थ्रू द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में है। अब अगेन एंटी टेररिस्ट और पाकिस्तान दोनों शब्द एक साथ नहीं जा सकते। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म के ऊपर ही चलता है। पाकिस्तान विदाउट टेररिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ की मिलिट्री को अपना पावर बनाए रखने के लिए अपने देश में टेररिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया हमेशा से इसको झेलता हुआ आया है। फिर यहाँ पे बात आ जाती है ट्रेड की। तो चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लिटरली $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऐसे में ट्रेड को लेकर इतना एक तरफा जब इक्वेशन है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा भारत को दिख नहीं रहा। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो चाइना से हम इन्वेस्टमेंट लेने में इंटरेस्टेड है नहीं। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें रशिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी कंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा भारत का उतना ज़्यादा है भी नहीं। और अगर रशिया के साथ ही ये रिलेशन हमें बनाए रखना है तो ये हम वन ऑन वन बेसिस पे भी तो रख सकते हैं। ऐसे एक मीनिंगलेस ग्रुप में होने का फिर कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात कर ले, तो जैसे आपको पता होगा चाइना का BRI प्रोजेक्ट, जिसे हम हमेशा से अपोज करते हुए आए हैं, POK के थ्रू होते हुए पाकिस्तान के अंदर चाइना चाहता है अपना BRI प्रोजेक्ट ले जाना, जिसे हम सपोर्ट नहीं करते और हम इसे एक्टिवली अपोज भी करते हैं। तो अगेन ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोऑपरेशन की बात करना भी कहीं ना कहीं बेकार है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, या क्यों हमें इस पे इतना ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे है अनरिलायबल वेस्टर्न पार्टनर्स। क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बना हुआ है, और हमारे जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, जैसे आप USA को ही देख लीजिए, UK को देख लीजिए, या अदर कंट्रीज को देख लीजिए, ओवरऑल वेस्ट की अगर हम बात करें तो भारत के प्रति उनका जो नज़रिया है, भारत के प्रति उनका जो पर्सपेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा है ओवर द ईयर्स। और रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है। पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, क्रिप्टो का लालच दिया जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान के फैन बन जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आपको याद होगा जिस तरह से USA की मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान और भारत को एक लेवल पे देख रहे थे, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान और भारत को एक ही स्टैंडर्ड पे देखा जाना नहीं चाहिए, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समय समय पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को F-16 थमा दिया जाता है। उनके F-16 जो भारत के खिलाफ ही अल्टीमेटली यूज होते हैं, उनको रिपेयर करवाने के लिए 400 मिलियन दे दिया जाता है। अलग अलग समय पे अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, यहाँ पे भारत को डेमोक्रेसी को लेके, यहाँ पे भारत को रिलीजियस सेंटिमेंट को लेके कंस्टेंटली वेस्टर्न मीडिया से हो, वेस्टर्न अदर कंट्रीज से हो, ज्ञान दे दिया जाता है। और रिसेंटली आपको याद होगा G7 समिट जो कनाडा में हुआ था, वहां पे चाइना को G7 में शामिल करने की बात की गई थी। दूसरा लॉन्ग टर्म में भी बात करें तो क्या वेस्ट के जो व्यूज हैं और इंडिया के जो व्यूज हैं ये मैच करते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंसिंग एक्ट बना के रखना पड़ता है, और इसी वजह से इस ग्रुप से पूरी तरह से निकल जाना हमारे लिए थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि हम हमेशा से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड
की बात करते हुए आए हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि जैसे कोल्ड वॉर के समय था, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर और दो ही पोल बने हुए थे। आज के समय भी बात करें तो एक तरफ यूएसए है, चाइना है, लार्जली यही दो पावर सेंटर्स बने हुए हैं। लेकिन हम हमेशा से चाहते हैं एज इंडियंस, भारतीय पर्सपेक्टिव से, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट हो, हम अपने डिसीजंस अपने पक्ष में अपने हिसाब से ले पाए। तो ऐसे में एक तरफ जहां नेटो, G7 जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स जरूर है, बट एट द सेम टाइम क्या एक ही ग्रुप होना इनफ है? तो इसी वजह से एससीओ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब इस तरीके से हमारे इंटरेस्ट को लगातार हर्ट किया जाएगा, जैसे पहलगाम अटैक को इग्नोर करना, तो फिर मुझे लगता है इस पे सोच विचार होनी चाहिए। और पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है अगर इस ग्रुप से हम निकल ना भी जाए तो कम से कम इसमें पार्टिसिपेशन कम कर देनी चाहिए। और रिसेंटली जैसे आपको पता होगा कि पीएम मोदी को भी चाइना जाना था इस समिट को अटेंड करने के लिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उनको जाना चाहिए। एक क्लियर मैसेज दे देना चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमारी पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इसमें कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट नहीं होगा। एंड इन द एंड, एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।